नमस्कार दोस्तों। एक कमेंट बार बार आया, यूपी पुलिस कांस्टेबल 40,000 की भर्ती से मोटिवेशनल वीडियो बना दो, प्रोसेस क्या है वो बना दो, स्ट्रेटेजिक वीडियो बना दो, फिर कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, क्या क्या एरिया ऑफ वर्किंग होती है वो वीडियो बना दो। लेकिन एक कमेंट अभी परसों आया और इंटरेस्टिंग कमेंट था। तो यूपीएसआई भर्ती पे जो ये प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, तो उनमें से एक कमेंट किसी बच्चे ने कर दिया, वो ट्रेंड में भी है कि अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो आप उस जगह पर चुप थे जहां पर आपको बोलना चाहिए था। और उसने ब्रैकेट कर दिया फॉर मोहित सर। तो ये क्रांतिकारी चाह रहे हैं कि मोहित सर भी क्रांति में भाग ले और फिर वहां पर बोले, मतलब आपका कोई दुश्मन नहीं है अगर, तो आप वहां पर नहीं बोले जहां आपको बोलना चाहिए थे, वहां पर चुप थे। तो ये कह रहे हैं कि आप वहां बोलो जहां आपकी दुश्मनी बने। तो ये बहुत ही अच्छी कविता और मेरे खून में उबाल आ गया, मेरे खून में जोश आ गया और मैं एकदम, अब मैं ऐसी हर जगह बोलूंगा कि 3 दिन के अंदर ही खबर आ जाएगी सिपाही की मिली लाश। सूत्रों से भी पता नहीं लग पा रहा है कि इसके पीछे कारण क्या थे, और नाले में पड़ा मिला सिपाही, इस तरीके से आ जाएगी। और ये क्रांतिकारी जो है ये सोचेंगे, क्यों इन तक तो ये न्यूज इस चैनल पे तो आएगी नहीं, ये जिस चैनल पे आएंगे इनको पता ही लगेगा कौन सिपाही था कैसा था। और ये सोचेंगे कि यार मोहित सर की वीडियो नहीं आ रही, मोहित सर पास हो गए या किसी अधिकारी ने बैंड बजा दी। नहीं नहीं, मोहित सर वहां बोल दिए थे, एक दो बार वहां बोल दिए थे कि यहां से दुश्मनी हो जाए। तो ये जोश का वाला कमेंट नहीं है कि इससे सुन के जोश आ जाए और वहां पे जाके बोलने लगो जहां से दुश्मनी हो जाए। ये एक सीखने वाला कमेंट है कि अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो आप वहां पर चुप थे जहां आपको सच के लिए बोलना। तो ये 2022 चल रहा है, इसको एक नैतिक शिक्षा की तरह ट्रीट करो, जोश के लिए नहीं। कि आप अगर अपना शांति से जीवन जीना चाहते हैं तो अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके काम में बाधा बनने की कोशिश ना करें। समझ रहे हैं? अगर किसी के काम में बाधा आप बन रहे हैं तभी आपकी दुश्मनी होगी, और फिर पता नहीं कहानी बात शुरू होगी तो फिर दूर तक जाएगी। आप अपने उत्थान के बारे में बात करिए, दूसरा क्या कर रहा है ये अगर देखने लगेंगे तो पता नहीं कौन कौन किस किस लेवल पर क्या क्या कर रहा है। ये ज्यादा, सबसे बड़ा अगर हिस्ट्री उठाएं तो सबसे बड़ा गवर्नमेंट अप्रूव्ड अगर कोई क्रांतिकारी है तो वो है भगत सिंह। और ऐसे ही नहीं अप्रूवल मिला है, सबको पता है कितने तकड़े क्रांतिकारी थे और क्या क्या इन्होंने झेला था और कितने बड़े घराने से बिलोंग करते थे। लेकिन भगत सिंह 1931 में शहीद हो गए थे, फिर भी आपको पता है आजादी 1947 में मिली थी। और अगर ठीक से हिस्ट्री पढ़ोगे तो भगत सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन 1947 में ब्रिटिश एम्पायर बुरी तरीके से पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिकली और बाय द पावर ऑफ फोर्स, जब इकोनॉमी की नहीं रहेगी तो कोई सिपाही क्यों काम करेगा, टूट गया था पूरा वर्ल्ड में। तब इनकी मजबूरी बन गई थी, तो धीरे धीरे सारे वर्ल्ड के कंट्रीज से इनको भागना पड़ा था। तो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, इन्होंने दुश्मनी ली, इन्होंने बोले, ये पिटे, क्या क्या यातनाएं इन्होंने झेली। अरे भगत सिंह पिक्चर देखो अजय देवगन की, आपको पता लग जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस देश के लिए इन्होंने क्या करा था। उसके बावजूद भी 2022 का भारत, क्या आपको लगता है कि इनके हिसाब से चल रहा? अगर इनके हिसाब से चल रहा होता तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये क्रांति लाने की जरूरत नहीं होती। तो जब भाई इनका ये करने के बावजूद भी हम लोग नहीं सुधरे, तो भाई तुम मुझे क्रांतिकारी बना रहे हो। चलो ये हिंट है, अगर हिंट से भी नहीं समझोगे तो आप कुछ भी बोलते रहो,
यूपी पुलिस कांस्टेबल 40,000 जो वैकेंसी हैं, जो अभी तक नोटिफाइड नहीं हुई हैं, जो न्यूज़पेपर में और इधर उधर अनाउंस हुई हैं, लेकिन ऑफिशियली भी नोटिफाइड नहीं हुई हैं। नोटिफाइड होंगी तो सबसे देखो शॉर्ट में जो मैं आपको बताऊं स्ट्रेटेजी, शॉर्ट में ये है कि आप इसकी तैयारी मत करो। आप यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी या कोई रेलवे का एग्जाम हो, मतलब इससे कोई भी बड़ा एग्जाम होना चाहिए, उसकी तैयारी करते रहो। ये जिस दिन वैकेंसी आएंगी ना, आप जाके फॉर्म भर देना और जिस दिन एग्जाम आए एग्जाम दे आना। अगर आप इससे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहा उसको पिछाड़ दोगे आप। ये तो होगा शॉर्ट में। अब लॉन्ग में सुनो। अच्छा, ये उस कमेंट के साथ साथ स्ट्रेटेजी चलती रहेगी, इतिहास में जाएंगे। तो जो कमेंट बोला ना, अगर आप ये थे मतलब कोई आपका कोई दुश्मन नहीं है तो आप वहां पर चुप रहे जहां आपको बोलना चाहिए था। तो ये भाई साहब क्योंकि इस भर्ती में इन्होंने फॉर्म भर दिया था इसलिए क्रांतिवीर बन रहे हैं। अदरवाइज पिछला जो इतिहास है ये कहां कहां बोले ये खुद जान लें। ये पहली बार बोल के ये सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, या ये कहो कि कांस्टेबल की भर्ती है, और ये यूपी के अंदर हो रही है और ये सरकार के अंडर में होती है। और जैसे कि मेरे हाथ में पेन है, ये मार्कर है, मेरा मार्कर है, मैं तो ऐसे लाइन खींचूंगा इससे। अब अगली बार मेरा मन कर रहा मैं तो ऐसे लाइन खींचूंगा, अब अगली बार मन कर रहा मैं तो ऐसे खींचूंगा इससे। ये मेरा मार्कर। तो ऐसे ही ये कांस्टेबल की भर्ती करी जाती है उत्तर प्रदेश पुलिस में। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आपको लगे कि मेहनत करके नंबर आ जाएगा तो मेहनत से यहाँ नंबर नहीं आता। यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्लान करके चलनी पड़ती हैं। अगर आप कहीं भी मार खा गए तुरंत आउट हो जाओगे। कैसे करके चलनी पड़ती है? 2011 में वैकेंसी आई थी, 40-40 के 4 पोर्शन थे, 200 मार्क्स का था, मतलब एक पोर्शन 50 मार्क्स का तो हुआ करता था। तो 200 मार्क्स का एग्जाम था और 35% चारों में क्वालिफाई करना था। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही शिफ्ट में एग्जाम करा दिया था, तो नॉर्मलाइजेशन का कोई केस नहीं था। तो इसमें 35% जिसने क्वालिफाई कर दिए, इसमें 10 किलोमीटर की रेस थी और ये क्वालिफाई में। तो जो 35% लिया, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ था 10 किलोमीटर 60 मिनट में करनी थी। तो इजी यहाँ हो गया कि 60 मिनट में करनी थी। तो जो एक बार अगर 1 घंटे तक रन करता रहा तो उसने 10 किलोमीटर कर दी, और जो 35% क्वालिफाई कर गया। उसके बाद अब ये 2011 की बात चल रही है, जब कंपटीशन इतना नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि पुलिस में भर्ती भी आती है। एसएससी सीजीएल में भी तब इतनी डाउन मेरिट जाती थी कि उसी को देख के सबके अंदर सपने जागे। लेकिन एसएससी में भी उस समय पे कैसी भर्ती होती थी आपको पता होगा। एक आदमी है बागपत में, बस हिंट ही काफी है। तो एसएससी भी, और एक बार पूरा पता ना कौन सा सन 2016 में या 18 में पूरा आंदोलन, क्या पैरामाउंट वाले और क्या केडी कैंपस वाले पूरे उतर गए थे दिल्ली में। पहले सिस्टम ठीक कराएंगे, पहले सिस्टम ठीक कराएंगे, अगली भर्ती जब आएगी वापस कोचिंग में चले गए। सिस्टम अब भी ऐसे चल रहा, क्योंकि सिस्टम चलाने वाले हम, चलवाने वाले हम। जिस दिन आप ऐसे करना शुरू कर दोगे ना, ऐसे की जगह ऐसे करना, चलाने वाले हम, चलवाने वाले हम, और ये ऐसे ही चलेगा। क्योंकि हम ही हैं ऐबदार, हम ही हैं नलायक। हम सुधर जाएंगे, सब चीज सुधर जाएगी। हमें ऐसा लगता है सामने वाला हरामी है, नहीं, वो सामने वाला कल को मैं ही हूं। मैं ही आज इधर था, मैं कल को इधर पहुंच गया। अब मैं भूल गया कि मैं कल इधर था। बस इतनी सी बात है। अगर मैं याद रखूं ना मैं कल इधर था और इधर आके भी ऐसा ही रहूं, तो सिस्टम पूरा सुधर जाएगा। बस इतनी सी बात। तो ये हुआ। उसके बाद आते हैं 2011 में ही हमारी वाली भर्ती के फॉर्म आ गए थे। तो 2012 में गवर्नमेंट चेंज होगी, ये वाली भर्ती कैंसिल कर दी गई। 2013 में फ्रेश फॉर्म भराए गए। 2013 में फ्रेश फॉर्म भराने के बाद अब इन्होंने ये अलाउ कर दिया था कि 2011 में जो फॉर्म डले हैं वो 13 में भी उनकी एज कंसिडर हो जाएगी। अच्छा, 2011 में हमने फॉर्म डाल दिया था, हमने जो फॉर्म डाल दिया था वो 2011 में डाल दिया था, और मुझे कभी भी ये कांस्टेबल बनना ही नहीं था। ठीक है, मुझे पता ही नहीं था कि 2011 में ये फॉर्म किस चीज का भरा जा रहा है, क्यों भरा जा रहा है, कहाँ ये जमा करके आना है।
बस एक फॉर्म भैया लिए, एक फॉर्म मेरा आ गया, और उस समय हम पढ़ाई कर रहे थे। फॉर्म ऐसे एक दूसरे का नकल करके ऐसे करके भर दिया, और ये भी फॉर्म भर गया, ये भी फॉर्म भर गया। दोनों को गाजियाबाद एक डाकखाना है, कहाँ पे, नबी मार्केट में, उस डाकखाने में, ऐसे डाकखाने में ऑफलाइन फॉर्म डलता, भर के डाले और भूल गए, हमें पता ही नहीं है। 2013 में फॉर्म आए, उसमें क्या है, ये जो कंसिडर करा गया, हमारी पर्ची वर्ची सब खो गई, तो कहीं से एक कॉलम था वहां से निकाल के 2013 में फिर भर दिया। अच्छा, 2013 में हमको पता था कि ये ऐसे कैसे करके सिपाही के हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट जॉब में आना है या करेंगे ऐसा कुछ तब तक भी था नहीं। तो 2013 में मैं नौकरी कर रहा था प्राइवेट, और 2014 में बीपीएचसीएम में मेरा नंबर, मतलब रिटन का वो आ गया एडमिट कार्ड, और फिजिकल का, वहां फिजिकल उस समय पहले हुआ था, फिजिकल का जो है एडमिट कार्ड आ गया। और उसके बाद ये कंडीशन हो गई कि अगर फिजिकल हो जाएगा तो मैं नौकरी छोड़ के कुछ दिन गैप करके और गवर्नमेंट का तैयारी कर लूंगा इस वाली जॉब की। लग गई तो ठीक है, और नहीं लगी तो अपने फिर प्राइवेट में चले जाऊंगा। ऐसे ही करके मैं अपनी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर से क्या कहा था, मैनेजर ने कहा था ठीक है ट्राई कर ले, हो जाए तो ठीक है, वरना यहाँ तो ठीक। तो इसमें कहा, इसका कोई मैटर ही नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में वो घटना नहीं घटेगी जो आप चाहोगे, वो घटना घटेगी जो जीवन में घटना घटनी है। इसका कोई मैटर ही नहीं था। 2013 में फॉर्म आए, तो 2011 का तो ये स्टैंडर्ड था। 2015 में क्या करा रहे हैं, इसका हुआ ये प्री प्री हुआ था आगरा में। वो हम नौकरी से ही ऐसे ही छुट्टी ली प्राइवेट नौकरी से और दे के चले आए। हमें नहीं पता था कंपटीशन का ऐप ना रही। और सच बताऊं, उस समय पे हमको ये भी नहीं पता था कि सिस्टम, कोई देश में सिस्टम भी चल रहा है। मतलब विधायक जी का चुनाव कैसे होता, एक तो संवैधानिक चुनाव होता, और एक 70 रुपए पे चुनाव होता। 70 रुपए समझ जाना, मैंने किस चीज के लिए लिखे 70 रुपए। असली जो हमारा देश चल रहा है उसे ये चला रहा, इसीलिए ये सब ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई लिखाई करके दौड़ भाग करके जाओगे ना, इस वाली पोस्ट के नीचे आपको काम करना पड़ेगा। क्यों, आपका बॉस का बॉस का बॉस का बॉस जो है वो इस चीज के नीचे काम कर रहा है, और जब यहाँ से आदेश निर्देश मिलेंगे वो यहाँ तक आएंगे। खैर वो लंबी बात कर जाएंगी। तो सिस्टम की उधेड़बुन वो अब आगे पता लगी, पहले इस चीज से मतलब ही नहीं था, जिंदगी खुशहाल चल रही थी। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं इतने खुश कैसे रहते हो, खुश रहता नहीं हो भाई, या तो खुश रह लो या रोते रहो। रोते आदमी के पास से सब भाग जाते हैं, इसलिए खुश रहोगे ना तो कम से कम 4 आदमी तो आपकी जिंदगी में बने रहेंगे। रोते आदमी से जो उसको आपको ये लगता हो ना कि ये मेरा सब कुछ बिल्कुल करीबी है, वो भाग जाएगा। इसलिए रोना बंद कर दो, हंसना शुरू कर दो। और बैकग्राउंड म्यूजिक में क्या चल रहा है जिंदगी में, उसको कभी भी दिखाना नहीं चाहिए, वो सबकी में चल रहा, खाली मेरे में नहीं चल रहा। तो ये हो गया 2013। उसके बाद हाँ प्री हुआ, प्री में ऐसे चले गए और घूमते घामते दिया। तो उसकी मेरिट लगी थी, 19 लाख फॉर्म भरे हुए थे, उसकी मेरिट लगी थी प्री की 49% में। और मैं देख रहा हूं 4.5 लाख बच्चे लिए थे, तो 19 में से 4.5 लाख घटा दो, 19 में से 4 गए 15 और 50,000 गए 14.5 लाख बच्चों के 49% मार्क्स नहीं थे। तो ये तो उस समय का कंपटीशन है। ठीक है, 4.5 लाख बच्चों में फिर इतना कंपटीशन हुआ, क्योंकि सीरियस आपको पता ही है, कोई बेचारा जॉब कर रहा होता है, जिम्मेदारी कंधों पे आ जाती है। हर एक के इतना नसीब नहीं है कि ये कर ले, कोचिंग कर ले, या इस तरफ टाइम देता रहे और अपने माँ बाप को कोसता रहे कि इन्होंने सालों ने ये करा होता, इन्होंने सालों ने वो प्लॉट अगर उस समय ना बेचा होता। तो हर एक के नसीब में नहीं है, कमाना पड़ता लोगों को जाके। तो ये 14 लाख 50, ये जो थे ना 14.5 लाख, ये इसलिए बाहर नहीं होते, कमजोर थे, ये जिम्मेदारियों से घिरे हो गए, नौकरी करनी पड़ रही थी। तो फॉर्म तो सब डालते ही मेरा भेजा मेरा भेजा, बाहर हो गए। या फिर ये कह लो कि इन्हें वो एक्सपोजर नहीं मिल पाया, गरीब परिवार से ही सिपाही के लिए फॉर्म डाला जाता। 4.5 लाख क्रीम सेलेक्ट होगी। अब ये जो लाइन ऐसे खींची थी 2011 में, ये सरकार ने ऐसे खींची थी, फिर ये हो रहा है, फिर उसके बाद मेंस हो रहा है। अच्छा, जो धुरंधर ये सोचता हो कि पढ़ाई में बहुत मेहनत करने से नंबर आएगा, नहीं, यहां पर जो फिजिकल था उसमें मार्क्स दे दिए थे इन्होंने
कि 20 मिनट से डाउन जो लगाएगा उसको 100 मार्क्स, 25 मिनट से डाउन जो लगाएगा उसको 80 मार्क्स, मतलब 20 से 25 मिनट के बीच में, और 25 से 28 के बीच में जो लगाएगा उसको 60 मार्क्स। तो ये उस समय कांस्टेबल का देख लो 28 मिनट तक फिजिकल चला था। अब आप लगा लो हमारे गांव में 4 सिलेक्ट हुए थे। जो मेरे साथ का लड़का है और उसने ही मुझे कंपटीशन में लाया, मेरी जिंदगी उसने ही बर्बाद करी। 300 में से 262 नंबर थे उसके, मेरे 300 में से 248 थे। और बाकी जो 2 सेलेक्ट हुए थे, इसकी भी 80 नंबर की रेस थी, इसकी भी 80 नंबर की रेस थी, और बाकी जो 2 सेलेक्ट हुए थे उन दोनों की 100 नंबर की रेस थी। एक था बेचारा, उसके भी लगभग हमारे आसपास नंबर थे, उसके 60 नंबर की रेस थी। तो यहां इंटेलिजेंस रनिंग से हार गया, हमारा हालांकि नंबर आ गया, लेकिन जिसके 100 नंबर एक्स्ट्रा हैं रनिंग में, वो 20 नंबर का गैप वैसे ही दे रहा। यहां इस भर्ती में कोई नंबर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल में नंबर आ गए। तो अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली और आपका 25 प्लस में रेस लगी है या 20 प्लस में लगी है रेस, तो आप 20 नंबर से उनसे पीछे हो जा रहे हैं। हालांकि जो एक्स्ट्रा मतलब जो ज्यादा मेहनत, मैंने क्या बताया, एग्जाम अगर बड़े एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक, ये भी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, मैं भी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, इतना स्कोर था कि 80 का लाने के बावजूद भी ये जो 2 और सेलेक्ट हुए थे इनसे तो हमारे ज्यादा थे ही थे। बाकी जो गांव में बाकी जो 100 नंबर वाले थे उन सबसे हाई थे और बाकियों का सिलेक्शन नहीं होता। हम दोनों का 80 का हुआ था, इन दोनों का 100 वाला हुआ था, और इनके 100 का फिजिकल होने के बावजूद भी हम दोनों से कम मार्क्स थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अच्छा ये 2015 में, मैं 11 में बताया कंपटीशन कब था, 2015 में कंपटीशन इतना आ गया कि मेरिट लगी थी शायद 81% पे, मतलब कि 400 में से और 316 पे ये मेरिट लगी थी। तो 4 अट्ठे 32, 320, 78% हो गई। 78% पे मेरिट लगी थी, हाँ मतलब हमारे थे 81-82%। तो ये कंपटीशन 2015 तक आ गया। हालांकि कांस्टेबल आपको लग रहा होगा कि मतलब बहुत ही ये है, हल्का फुल्का है, आसान नहीं है कांस्टेबल कंपटीशन निकालना। और अब तो बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि अब कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर वाले आ गए हैं जो धरती से आसमान तक सब पढ़ा दे रहे हैं कांस्टेबल की उसमें। लेकिन इसका उदाहरण आपको मैं दूंगा, एसएससी ने जो कराया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। आप कितनी ही तैयारी करके जाओ, जब आयोग चाहेगा आपको धराशायी कर देगा। और भर्ती कैसे होती है आपको सब पता ही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो बैठा था उसको पता होगा कैसे होती है भर्ती। अब ये 2015 का हो गया, तो 2011 का आपने देखा रिटन और क्वालिफाइंग फिजिकल। 2015 का आपने देखा जो हमारा वाला बैच है, फिर ही देखा आया, फिर मेंस दिया और फिजिकल भी नंबर का था, मार्क्स मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आती है 2018। अब जो 2012 से और 2017 तक गवर्नमेंट थी यूपी में, उन्होंने कहा कि मेरा मार्कर है, मैं तो अब ऐप चलाऊंगा, ये चला दिया। अब उन्होंने कहा कि जैसे गुजरात में मॉडल लागू हुआ है, जो पढ़े लिखे हैं उनके 10वीं में और 12वीं में अच्छे नंबर हैं और जिनकी परसेंटेज हाई है उन्हें ले लो। और दूसरा स्टेटमेंट ये दिया था, हमें कौन सा एमबीबीएस डॉक्टर भर्ती करने हैं जो प्री या मेंस करा देगा, हम तो डायरेक्ट मार्कशीट मेरिट बेस कर लो। तो सबको पता है जो यूपी के निवासी हैं कि एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, और ईस्ट यूपी में मैं रह के आया था पोस्टिंग। वहां पे उस समय पे, आज तो मैं 10वीं के एग्जाम से टच नहीं हूं कैसे एग्जाम होते हैं, उस समय पे कैसे एग्जाम हुए थे, जो उस समय की मार्कशीट थी वो कैसी थी, कितने मेहनत करके रात को पढ़ पढ़ के ये लोग, ये वाले लोग कितने मेहनत कर आंख सुझा सुझा के इनके 80-80, 82-82, 85-85% थे, और बस मेरिट वाले उठाए दौड़ाए 2018 वाले। अब ये जो कोचिंग सेंटर वाले कह रहे हैं ना इसके लिए इतना पढ़ो उतना पढ़ो उतना पढ़ो, सारे पढ़ने वाले झंडू बाम हो गए। और ये जो बोल रहा है ना कमेंट करके कि आप अगर
आप अगर वहां चुप रहे जहां आपको बोलना चाहिए था, अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है। पूरी भर्ती है भाई, 40,000 बच्चे बिना रिटन एग्जाम के अंदर नौकरी कर रहे हैं, जैसे 2011 वाले कर रहे हैं परमानेंट जॉब, जैसे 2015 वाले कर रहे हैं परमानेंट जॉब, वैसे ही 2018 बैच है जो यूपी बोर्ड की ओरिजिनल मार्कशीट के बेस पे, कोई धांधली नहीं, ओरिजिनल मार्कशीट जेन्युइन मेहनती बच्चों के बेस पे सेलेक्ट हो गए आए, पढ़े लिखे बच्चे, पूरा बैच जॉब कर रहा। ठीक है, उसके बाद आया 41,520। अब क्या है भाई, ये गलत है। ये जो हुआ है ना, 2017 में गवर्नमेंट आ गई थी और इन्होंने कहा, दूसरी गवर्नमेंट आई, इन्होंने कहा ये जो मार्कशीट वाला सिस्टम है ना, ये गलत है, एग्जाम होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये थोड़ी ना कि जिसके 10वीं में ये थे तो उसकी आत्मा बाद में नहीं जाके वो मेहनत नहीं करेगा, तो एग्जाम होना चाहिए। तो इन्होंने उस भर्ती को जो निकली हुई थी 2017 से पहले की, जो 2018 वाली मैंने अभी बताया ना मेरिट बेस्ड भर्ती, उसको कैंसिल कर दिया, बच्चे कोर्ट चले गए और वहां से जो एक बार भर्ती निकल गई उसको कोर्ट ने रिलीज कर दिया। आप और इनसे कहा जाएगा आप जो नई भर्ती निकालो उसमें ही अप्लाई मत करना, इसको ऐसे कर लो, तो इन्हें करनी पड़ी। अब ये कह रहे हैं कि हम तो ऐसे चलाएंगे। अब इन्होंने पुराने वाले नियम लागू कर दिए। अब जो 41,000, हाँ 2015 में ये बहुत झटका लगा था, आपको बता दूं 160 क्वेश्चन की बात थी, 40 40 40 40। इसमें ज्यादा पढ़ने वाले का नंबर नहीं आया। 2015 वाली भर्ती में जो मेंस एग्जाम हुआ था बहुत इतना टफ नहीं था, लेकिन हाँ पढ़ना तो पड़ता, इतना टफ नहीं था। इसमें क्या हुआ, जैसे ही अंदर गए 240 क्वेश्चन मिले। अब जो बंदा प्रैक्टिस कर रहा था 160 160 160 160 के हिसाब से, वो उसी हिसाब से लेके चला कि मैं कवर कर जाऊंगा, और एक एक क्वेश्चन को उसी उतने ही मिनट देता जा रहा। अब हमारा क्या था, हम तो सीजीएल की प्रिपरेशन करते थे, तुरंत हमने ओएमआर देखा, ओएमआर पे देखा 240 क्यों है ये, तुरंत हमने क्वेश्चन बुकलेट को पकड़ के पढ़ के देखा, तो उसमें देखा कि 240 क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे ने ये कर लिया कि ओएमआर देख ली और फिर देख लिया कि क्वेश्चन बुकलेट के 240 क्वेश्चन है, वो धड़ाधड़ करता चला गया बिना रुके नॉन स्टॉप 240। जिसने अटेम्प्ट कर दिए, मैं बता रहा हूँ, जिसने अटेम्प्ट कर दिए वो सेलेक्ट हो गया। रिजेक्ट वो हुआ जो पढ़ा लिखा था, इंटेलिजेंट था, और लेकिन वो ये भांप नहीं पाया कि क्या गेम खेल लिया एग्जामिनर ने या बोर्ड ने, क्या गेम खेल दिया। ठीक है, तो ऐसे गेम्स के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। 2015 निकल गई। अब जो 41,520 आई, 41,520 में क्या हुआ, बहुत मेहनती बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। अब होता क्या है, एक समय पे नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद कहीं जाकर रिटन होता है, और उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होएगा, तब जाके आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो हो सकता है ये 2022 में आए नोटिफिकेशन, और हो सकता है ये 2024 में आपको ज्वाइनिंग मिले। तो इतने बीच में बच्चा क्या है, ये जरूरी नहीं है इसी भर्ती पर डिपेंड हो। स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चा तो उसी बोला जाएगा, तो इसी भर्ती पर डिपेंड हो, वो कहीं और भी एग्जाम देकर आता है और वहीं से भी उसकी उम्मीद हो सकती है, या वो ऐसा नहीं कर सकता कि फॉर्म भर दिया तो इसी की तैयारी कर रहा, बीच में जब तक एग्जाम की डेट नहीं आ रही तो हो सकता है और कोई एग्जाम उसकी तैयारी कर रहा हूँ, या रिटर्न दे दिया तो ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट की या रिटर्न देने के बाद रोज फिजिकल की तैयारी कर रहा। आजकल कंपटीशन का जमाना, पढ़ना पड़ रहा, मेहनत करनी पड़ती है, सुबह शाम दोपहर दिन रात बच्चा पढ़ रहा। वो फिजिकल की तैयारी कब करेगा, जब इसका आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा। अब 41,520 में क्या हो रहा, रात को तो मेरिट लग रही है, बच्चों को पता ही नहीं है कि ये रॉ मेरिट है। उस मेरिट के हिसाब से बच्चों के आधों के नंबर नहीं आए। सुबह निकलने से पहले, सुबह नहीं हुई है, सुबह होने से पहले बच्चों के नंबर आ गए नॉर्मलाइजेशन के बाद, और उसके बाद उन्हें पता लग रहा उनका तो बरेली फिजिकल है। ऐसा मेरे पास एक उदाहरण है, जो 41,520 में जस्ट अगले दिन फिजिकल होने के बाद फिजिकल कारण फिजिकल नहीं निकाल पाया। 49,568 में उसके पैर में चोट लग गई थी, पैर टूट गया था, इसलिए फिजिकल नहीं निकाल पाया। और यूपी ऐसा ही 2021 में उसको फिजिकल वाले दिन 10 लग गए थे। ये तो बस कृपा है ऊपर वाले की
कि 27 मिनट कुछ सेकंड में उसका फिजिकल लग गया, दौड़ लग गई और फाइनल मिनट में उसका नाम आ गया। वरना अगर यहाँ भी इसकी 28 हो जाती, क्योंकि एक ऐसा भी है मेरे पास जो 2016 में भी उसका रिटर्न निकल गया था, फिजिकल नहीं लग पाया था, और 2021 वाले में 132 क्वेश्चन थे, 29 मिनट में फिजिकल लगा था। तो खाली इंटेलिजेंस से नंबर आएगा, ये भी भूल जाना, ठीक है। तो ऐसा ही 41,520 में हुआ, रात को रिजल्ट आ रहा, सुबह दौड़ा दी। तो ये क्या है, ये इस तरीके से भर्ती को करा दिया गया, ये ऐसे चलाऊंगा मैं। तो ये 41,520 हो गई। फिर 49,568 में तमीज से सारे काम हुए हैं, तमीज से ही सारा एग्जाम, तमीज से ही ये हुआ है। 49,568 वाली बस फेसेस में गई है, लेकिन चारों जो वो हुए हैं एग्जाम, उसकी मेरिट आनी और उसकी आंसर की आनी, फिर फिजिकल के लिए भी टाइम मिला बच्चों को, फिजिकल दिया, तरीके से 49,568 में हुआ। अब ये इतनी सारी इतिहास हमने क्यों जाना, 2011, 2015, 2018, ये इतिहास इसलिए जाना है कि सबसे पहले तो आपको ये लगता हो कि आप ईमानदारी से भर्ती नहीं हो पाएंगे। तो 2011 में हमारे यहाँ 4 सेलेक्ट हैं, 2015 वाली में हमारे यहाँ पे 4 सेलेक्ट हैं, 2018 मेरिट वाली में हमारे 0 सेलेक्ट हैं, और उसके बाद 41,520 में हमारे यहाँ शायद एक लड़की का हुआ था, और 49,568 में नहीं, 41,520 में हमारे यहाँ 2 का हुआ था, हाँ 2 का हुआ था। 2015 में +1 एक लड़की भी थी, और 49,568 में हमारे यहाँ पे 1 2 हाँ 2 का हुआ है, दोनों पीएससी में शायद। और अब जो 2021 वाली यूपीएसआई है, इसमें हमारे 3 का हुआ है। 2016 वाली में हमारे सिर्फ मेरा हुआ था, और फाइनल में 1.5 से बाहर हो गया। इस वाली में मैं 5 4 5 3 8 नंबर से बाहर हो गया। खैर, ये मैंने बताया कि ईमानदारी से रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। बहुत से ऐसे गांव हैं जिसमें बहुत बहुत सेलेक्ट हुए। तो सबसे पहले तो पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कांस्टेबल की भर्ती है और यूपी के अंदर हो रही है। ये बोर्ड इस कलम को ऐसे चला दे, इस कलम को ऐसे चला दे, इस कलम को ऐसे चला दे। तो अगर आपको सिपाही बनना है तो सबसे पहले तो एक स्ट्रेटेजी फॉलो मत करना, दिन रात डूब मत जाना पढ़ाई में, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया, इस हिसाब से अपने विवेक से, अपने दिमाग से काम करना कि क्या सरप्राइज होगा जिसको हम तैयार रहेंगे। और वो तैयार जब ही रहेगा कि आप रेगुलर सुबह को रनिंग करने जाएं, रेगुलर। अगर आपकी सुबह की कोचिंग है तो शाम को जाएं, रनिंग करने जाएं। और एग्जाम देने के बाद जब ये हवा लगने लगे कि रिजल्ट आने वाला, जब आप फिजिकल के लिए तैयार होने चाहिए कि अगर मुझे कल को रिजल्ट आके परसों बुला लेगा ना तो मैं फिजिकल लगा दूंगा, ये याद रखना। क्योंकि ये जो लड़का बोल रहा है ना, ये इसको मैं मजाक तो उड़ा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत दर्द होते हैं। जब शाम को रिजल्ट देके सुबह को बच्चों को बुलाया था ना, तो मैं वहीं गया था अपनी सिस्टर का फिजिकल कराने। भाई साहब कैसे कैसे आत्मा रोती है बच्चों की, ये मुझे पता। लेकिन रोते हुए जिसका हो जाएगा ना, अच्छा ये भर्ती का रूल है, तुम सारे जने जाओगे और उनको जो करना होगा वो आपको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे 40,000 है तो 1,20,000 बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई, तो बाकी का नंबर बाकी पता है हमारा तो कम नंबर है, हमारा नहीं आया। अब ये अगर बाकी को लगने लगेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, बाकी चिल्लाते रहेंगे, 1,20,000 इनके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। जो बाकी के बच्चे हैं ना, बाकी के अगर इन्हें कुछ लग रहा है कि भर्ती में कुछ गड़बड़ हुई है, तो 1,20,000 इनके अगेंस्ट में खड़े कर दिए। जैसे दिल्ली पुलिस में हुआ था ना, पहले क्या करो, मेरिट को लो लगा दो, स्क्रीन आउट हो गई, ये हो गई, वो हो गई, पहले मेरिट को लो लगा दो, एक ग्रुप तैयार। तो ये जो सामने से अपोज आ रहा है, इसका अपोजिशन खड़ा हो जाता तुरंत। फिर ये इन सब से दौड़ भाग करा लो, और फिर उसमें टाइम लगा दो, टाइम इतना लगा दो 6 महीने का, 7 महीने का। तो ये सब लोग शांत हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं इनको भी लगेगा कि इतनी लो मेरिट गई है, तो ये सब अफवाह थी है, स्क्रीन आउट, ये सब अफवाह थी, इतनी लो मेरिट गई है, ये सब शांत हो जाएंगे।
फिर 6-7 महीने बाद जब मेरिट हाई करके लाएगी, जब इस वाले ग्रुप की आंख खुलेगी। साले सही कह रहे थे। तो फिर इनकी आंख खुलेगी तो ये इतने कम रह जाएंगे, फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो सेलेक्ट होंगे फाइनल, फिर एक वो ग्रुप होगा जो इनको शांत कर देगा। तो सबसे पहले तो इस पब्लिक को अलग करो, उसके बाद इसमें से फाइनल सेलेक्ट वालों को अलग करो। और ये जो फाइनल सेलेक्ट वाले हैं, इस ग्रुप में इतनी ताकत होती है कि ये सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं। फिर इनसे ये वाला ग्रुप बहुत छोटा है जो इससे तोड़ा गया, ये जीत नहीं पाएगा। तो सब चीजों को इग्नोर करते हुए जो वो बच्चे रोए थे, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करता है, समय निकल जाता है, चीजें आगे बढ़ जाती हैं। आगे से इतनी पब्लिक 12th पास करके आ रही है कि अब उनको रोजगार चाहिए। पीछे वालों के साथ क्या चार हुआ, अत्याचार हुआ, विचार हुआ, ये किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। और आज से ही स्ट्रेटेजी मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा। इस इतिहास के बेस पे सोचना कि ये कांस्टेबल की भर्ती के लिए आपको किस चीज के लिए तैयार रहना है। पढ़ाई में तो आपको हाई फाई रहना ही रहना है, लेकिन लड़ाई ऐसे नहीं कि जो अग्निवीर वाले कर रहे थे, ऐसे नहीं। लड़ाई का मतलब है आप फिजिकल के लिए भी तैयार हैं। आप किसी भी ऐसे एग्जाम में कोई वो मिल रहा है, एग्जाम में अगर कोई सरप्राइज मिल रहा है कि अगर 160 बताए थे और अंदर 240 क्वेश्चन आ गए, उसके लिए भी आप तैयार हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि शाम को रिजल्ट आया और सुबह को फिजिकल, अगर उसके लिए आप तैयार है। अगर आपको लग रहा है कि क्या नाम है, इसके फिजिकल के नंबर रख देंगे कि इतने मिनट में लगाएगा, उसके इतने मार्क्स, इतने फिजिकल क्वालिफाइंग के जगह नंबर रख देंगे, आप उसके लिए भी तैयार रहिए। नोटिफिकेशन के आने के बाद एक स्ट्रेटेजिक वीडियो तब बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे इतिहास को आपको जानना जरूरी है। और इस हिसाब से आप तैयारी करेगा कि कुछ भी हो जाए, रोने वाले बच्चों में नहीं जाना, सेलेक्ट वाले बच्चों में जाना। और ईमानदारी जिंदा है, ईमानदारी से नंबर आता है, इसका उदाहरण आपके सामने मैं खड़ा। ठीक है, अगर ये होता 2016 में, दूसरा चीज कभी भी दिमाग में मत लाओ कि आप जनरल से हो या आप ओबीसी से हो। ठीक है, 2016 में जो मैं 1.5 से रहा था ना, मेरे साथ के ओबीसी के बच्चे मेरे साथ ट्रेनिंग करी, ठीक है, मेरे ग्राउंड में, और वो मुझसे कम मार्क्स थे और उनका नंबर आ गया। ये मैं नहीं कहूंगा कि वो आरक्षण लेके भर्ती हो गई, ये हो गए, वो हो गई। बात आया था विद द रूल्स उन्होंने फॉलो करे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग संविधान का अधिकार उन्होंने लिया और उनसे वो भर्ती हुए हैं। और ये बात मुझे पहले से ही पता थी, इसलिए मुझे ये स्वीकार है और इसलिए मैं खुश हूं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता थी नोटिफिकेशन में कि इतना आरक्षण इन लोगों को मिलेगा। जनरल के लिए हाई मेरिट के लिए फाइट करनी पड़ेगी। अगर आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा, मुझे तो वो वाली मेरिट मेरे लिए है, उसके अलावा और कोई मेरिट मेरे लिए नहीं है कि ये खराब है, वो खराब है। खराब कुछ नहीं है। अगर फाइनल में नहीं हो पाया तो आप ये सोच लेना, इतना सब कुछ लफड़ा इन चीजों में होता है, ये जानते हुए आपने इस फॉर्म को भरा, इसलिए आप मतलब मैंने फॉर्म भरा ना, तो मैं खराब हूं। इतना सब कुछ लफड़ा क्रॉस करने के बाद नंबर आएगा, ये रिस्क जानकर मैंने फॉर्म भरा। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है ना भाई।